Good morning, class 11th. Students, some accounting terminology are left. So today we are discussing about those terminology. First about goods, voucher, discount, and here some other important accounting terms जो कभी कभी आपको क्वेश्चन करते समय मिल जाएंगे. तो चलिए फटाफट बात करेंगे without wasting any time. First of all, goods. In accountancy terminology, in accountancy, goods word या goods will be used only for that goods which are purchasing for resale. If you are purchasing anything for use, it will not be considered goods. Goods means the stock, the goods which are purchasing for resale. If you are purchasing any those things which are purchased for resale, that will be considered goods. So goods include those things which are purchased for resale, not for use. If you are purchasing any goods for use, तो वो जो है कभी गुड्स नहीं कंसिडर किया जाएगा. गुड्स का मतलब है कि जिसका आपका बिजनेस, अगर आप वो सामान परचेज करेंगे तो वो आपके लिए क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा. सेकंड पॉइंट आ गई वाउचर की, बना लीजिएगा नोट्स. सेकंड पॉइंट आ गई वाउचर की. व्हाट इज वाउचर? वाउचर मीन्स वाउचर इज द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड. वाउचर ऐसे प्लेस का नाम है, वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम है. फिर से बोल रहा हूँ, वाउचर इज द डॉक्यूमेंट वेयर द ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड. आपका वाउचर कैश वाउचर हो सकता है, कैश वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, पेमेंट वाउचर. वाउचर का मतलब एक्चुअली देखो, जब आप दुकान करके बैठे हो तो स्लिप आपके पास है. जैसे अभी कोई आ गया सामान, किसी को पेमेंट करना तो कहेंगे भैया कैश वाला वाउचर उठाना, तो परचेज वाला वाउचर उठाना, तो सेल वाला वाउचर उठाना. तो जो आपने देखा, जो छोटी छोटी जो है बना के रखा रहता है, वो गड्डी जैसे आपने देखा होगा, तो वो क्या होता है, आपका वाउचर होता है. फिर से बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट जैसा होता है जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं. सपोज करिए आपने मोहन को पेमेंट किया 10,000 रुपये का, तो कार्बन कॉपी जैसा कुछ निकाल करके लिखेंगे ना, उस पर एक स्लिप उसको देंगे, दूसरी स्लिप आपके पास रहेगी. तो वही होता है वाउचर, जहाँ पे ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड किए जाते हैं. सो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट. डिस्काउंट मतलब क्या होगा? देखो, डिस्काउंट आपका दो कैटेगरी में है. एक बुक के अकॉर्डिंग देखिए, इट इज़ अ रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट मीन्स रिबेट which are allowed by the buyer to seller. यहाँ पे अगर मैं दो की बात कर लूँ, एक आपका यहाँ पे बायर हो जाएगा, बायर मतलब परचेजर, और यहाँ आपका हो जाएगा सेलर. ये बताओ डिस्काउंट कौन देगा? सेलर देगा. अगर मैंने कहा परचेजर X है और सेलर Y है, तो जब परचेजर या सेलर के पास सामान लेने जाएगा तो सेलर अपने सामान की कीमत में कुछ कम कर देगा. मतलब 1,00,000 रुपये की बिल बनी, बोलेगा भैया 99,900 दे दो, 100 रुपये मैं छोड़ रहा हूँ. तो वो जो 100 रुपये है वो आपका क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट. डिस्काउंट इज अ रिबेट. रिबेट का मतलब छूट होता है. डिस्काउंट इज अ रिबेट विच आर अलाउड बाय द सेलर. अलाउड का मतलब होता है देना. विच आर अलाउड बाय द सेलर टू परचेजर. सेलर के द्वारा परचेजर को दिया गया छूट ही क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है. एंड दैट डिस्काउंट विल बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट क्या होगा? लिसन स्टूडेंट्स, जब आप कभी सामान परचेज करते हैं तो सामान में इस तरीके से देखो, इस तरीके से जो भी आपने सामान परचेज किया तो वो लिस्ट होता है. फिर से बता दूं आपको, शायद तो स्लिप कर जाएगा. आप अगर कहीं सामान परचेज करें तो ऊपर कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ इस तरीके से लिस्ट प्राइस होता है, जहाँ पे ये रेट लिखा रहता है कि कितने का रेट है. सपोज करिए आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान परचेज किया, आपने 10 टीवी परचेज किया, तो 10 टीवी रेट, एक टीवी की कीमत 3,000 रुपये. यहाँ हो जाता है अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम होता है 30,000. ऐसे ही आपने 10 वॉशिंग मशीन परचेज कर लिया, एक 10,000 की है, तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपये का. टोटल कर दिया तो 1,30,000 रुपये का, लेस डिस्काउंट. सपोज दैट 10% है तो 13,000 माइनस हो जाएगा. इसके बाद बिल जब आपको मिलेगी उस पर लिखा रहेगा कि कितना आपको देना है, सिर्फ 1,17,000 रुपये. तो आपने क्या इस 13,000 रुपये के लिए बोला? नहीं, उनके यहाँ पहले से ही रूल था. तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर. हर डिस्काउंट कौन देता है? सेलर देता है. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू इट्स परचेजर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स मतलब सामान के जो लिस्ट प्राइस है इस पे वो डिस्काउंट देता है. अभी कैश वाला बताऊंगा, आप शायद समझ में आ जाएगा. तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. द मेन मोटिव ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इंक्रीज सेल.
इंक्रीजिंग इन सेल। सपोज दैट एक कंपनी एक्स, एक कंपनी वाई, एक कंपनी जेड है, तो एक्स ने कहा मैं अपने बिल में से जब बिल बनेगी तो मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 10%, ये कहा मैं 12 दूंगा और ये बोला मैंने 15% दूंगा। तो आप किसके यहाँ से सामान परचेज करेंगे? जो डिस्काउंट ज़्यादा देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन मोटिव होता है टू इंक्रीज इन सेल, ठीक है। एंड ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सीधे सीधे बिल से माइनस हो जाता है। डजेंट मैटर दे आर एबल टू पे इन कैश और गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट। सामान उधार में बिक रहा है या नगद बिक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर, डजेंट मैटर दे आर कैश कस्टमर और क्रेडिट कस्टमर। बात में समझ में आई? तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू हिज कस्टमर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, फिर वही रिपीट करेंगे, कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट। मेकिंग टाइमली पेमेंट का मतलब है कि आपने उसी बिल पे, जो बिल अभी आपने बताया था 1,17,000 रुपये का, उसी के नीचे लगा दिया कि इफ़ यू विल पे विद इन 7 days देन आई विल पे यू या आई विल अलाउ 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कि अगर आप मुझे 7 दिन के भीतर या 7 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 2% की छूट और दूंगा। तो ये 2% की छूट कब मिलेगा? व्हेन जो परचेजर है, व्हेन परचेजर पे द अमाउंट विद इन दैट स्पेसिफिक डेट, वो जब 7 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो वो डिस्काउंट क्या बोला जाएगा? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जा रहा है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि टाइम से हमें पैसा मिल जाए। किसको मिल जाए? सेलर को। सेलर ने जब पहली बार डिस्काउंट दिया तो वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट था। सेलर ने कहा कि भैया एक काम करो, मैं 15% छोड़ दे रहा हूँ। बिल बन गई, जिसने कैश दिया उसको तुरंत कैश डिस्काउंट मिल गया। जो कैश नहीं दिया उसके लिए नीचे लिखा था कि इफ़ यू विल पे विद इन 7 days तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट का जो मेन मोटिव होता है, द मेन मोटिव ऑफ द कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट एंड इट इज़ अलाउड फॉर ओनली फॉर द कैश कस्टमर। इसके बाद हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे हैं जो कुछ आपको मिलते रहेंगे। व्हाट इज एंट्री? एंट्री क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, एंट्री के लिए देखिए सबसे पहले एंट्री क्या होता है? व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हेन ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन का मतलब था सौदा, व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड एंट्री। जब आप ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो हो जाएगा एंट्री, मतलब आपने लिख दिया। बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब होता है बुरे देनदार, ऐसे हिंदी में कहते हैं बुरे देनदार। तो बैड डेब्ट का मतलब क्या होगा? डेब्ट का मतलब यहाँ पे है डेटर, और आपके पास इस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं डेटर मतलब क्या होता है। डेटर का मतलब जिसको आपने उधार में सामान बेचा था। ठीक है, इफ़ द अमाउंट आर इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, अगर जो है डेटर से पैसा इरिकवरेबल है, दैट कैन नॉट बी रिकवर इन फ्यूचर, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड बैड डेब्ट। थर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ध्यान सुनिएगा, इंसॉल्वेंट का मतलब है, इंसॉल्वेंट रिफर्स टू द पर्सन व्हेन देयर लाइबिलिटीज इज मोर देन असेट्स। जब किसी पर्सन की लाइबिलिटीज उसके असेट्स से ज़्यादा हो जाती है, देन इट विल बी कंसिडर द पर्सन और द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ इंसॉल्वेंट। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास रिसोर्सेज तो खाली या असेट्स आपके पास 10 रुपये का है और लाइबिलिटी आपको 100 रुपये की देनी है। इस केस में क्या होगा? आपको इंसॉल्वेंट कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि दिवालिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। बुक के रिगार्डिंग देखिए, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे द डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। So the person or the company who is not able to pay his debt, अच्छा वो अपना डेब्ट कब नहीं पे कर पाएगा? When the person or the party, when their assets, when their liabilities is more than assets, जब उसकी liabilities उसके assets से ज़्यादा हो जाएंगी, then he is not able to pay the amount of debt, then it will be considered insolvent। तो solvent का मतलब क्या होगा? When the party या when the person or company is able to pay off his debt, अगर वो अपने डेप्ट को पे करने के काबिल है तो उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। रेवेन्यू के बारे में पहले से बताया। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बेचने या सर्विसेज को देने से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू बोला जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, पैसा उसी को बेचने से आना चाहिए जो आपका बिजनेस है। आपकी पार्ले जी की एजेंसी है, पार्ले जी बेचेंगे, पैसा आएगा रेवेन्यू। पुरानी एक कार पड़ी थी, पुराना स्कूटर पड़ा था, उसको बेच देंगे, वो रेवेन्यू नहीं बोला जाएगा। सो रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ मैंने गुड्स बोला तो आपके दिमाग में आ गया कि वही गुड्स है जिसको परचेज किया गया था बेचने के लिए। इसके बाद है एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी इकोनॉमिक इज एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग
प्रॉफिट या अर्निंग इनकम, प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट है वो आपका क्या बोला जाता है, एंटिटी बोला जाता है। डेफिनेशन के तौर पर फिर से बोलेंगे, एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच आर फॉर्म फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। इसके बाद है टर्नओवर। देखिए टर्नओवर के लिए, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल या टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पूरा आपने इस साल कितना सेल किया है वो आपको बोला जाएगा टोटल या टर्नओवर, बट वो एक पर्टिकुलर पीरियड में होना चाहिए। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। लाइव स्टॉक, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, देखो नाम से क्या, लाइव स्टॉक मतलब लिविंग स्टॉक जो होते हैं। लिविंग स्टॉक में जैसे हॉर्स कार्ट आ गया, घोड़ा गाड़ी आ गया, पहले के लोग घोड़ा वगैरह रखते थे, ठीक है, तब किस तब से चला, वैसे अब ये यूज़ में नहीं, लेकिन आप इसको दिखा सकते हैं। लाइव स्टॉक भी जो है ये स्टॉक आपका असेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए देख लीजिए, डोमेस्टिक एनिमल सच एज अ कैटल और हॉर्स नोन एज अ लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग, ध्यान सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग विच आर इन्वेस्टेड एनीवेयर टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कहीं पे पैसे जमा करके वहाँ से किया गया इंटरेस्ट कमाना या जो है वहाँ से डिविडेंड कमाना। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फ़र्क होता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग विच आर इन्वेस्टेड एनीवेयर टू अर्न रेवेन्यू या टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग में बहुत फ़र्क होता है। सेविंग जो होता है वो सिर्फ पैसे बचा बचा के रखा जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेविंग विच आर इन्वेस्टेड एनीवेयर टू अर्न इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए, आपका चैप्टर जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये स्टूडेंट बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा, आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते समय आपको वर्ड मिले, चाहे वो बैड डेब्ट मिले, चाहे वो गुड्स मिले, देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट वर्ड या दैट टर्मिनोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर